अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। 55 सीटों पर महामुकाबले का दूसरा रण समाप्त हो गया। तो इस दूसरे रण में क्या रहा, हम एग्जिट पोल अभी बता नहीं सकते क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। लेकिन इस इलाके में वोटिंग पैटर्न क्या रहा, ऐसा क्यों हुआ कि इस इलाके में पिछली बार की तुलना थोड़ा कम मतदान हुआ। शहर के मुकाबले देहातों में बहुत ज़्यादा, गांव ग्रामीण में मतदान हुआ और शहरों में कम वोट पड़े। कारण कोरोना भी हो सकता है और कारण उत्साह की कमी भी हो सकता है। मुद्दे क्या हावी रहे, क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ या उत्तर प्रदेश में कोर इश्यूज पर दूसरे चरण में वोट पड़े। सहारनपुर से लेकर शाहजहांपुर तक की ये बेल्ट उत्तर प्रदेश का किस्मत तय करने वाली है। और आज हम इस बात की परिचर्चा करेंगे कि यहाँ आगे कौन रहा है और अगर इन दो चरणों में स्थिति स्पष्ट हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुकूमत किसके हाथ आने वाली है, ये तस्वीर आज बहुत स्पष्ट हो जाएगी। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का चुनाव दिलचस्पी के एक नए पायदान तक पहुंच चुका है। दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है कल। दूसरे चरण के मतदान में क्या खास बातें रही हैं, वोटिंग पैटर्न कैसा रहा है मतदाताओं का वोट डालने का अंदाज कैसा रहा है, शहर और गांव में वोटिंग पैटर्न में अंतर क्यों है, शहरों में वोट कम क्यों पड़े तो देहात यानी गांव ग्रामीण में वोट ज़्यादा पड़े। सहारनपुर वगैरह में तो दिन दिन भर लाइन ही नहीं टूटी, गांव में ये हालात थे। लेकिन शहरों में दोपहर के बाद बूथों पर या तो दबाव कम था या थोड़ा सन्नाटा था। ऐसी स्थिति क्यों हुई, क्योंकि हमने पिछले चरण में भी देखा कि पिछले चरण में भी गाजियाबाद, मेरठ जैसे बड़े शहरों में वोटिंग कम हुई थी। शहर में वोटिंग कम होने का क्या मायने हैं, गांव देहात में वोटिंग ज़्यादा होने के क्या मायने हैं। क्या रिएक्शन में वोट ज़्यादा डाले जा रहे थे या शहरों में उत्साह के साथ भाग नहीं लिया गया। हम इस बात की चर्चा करेंगे आज डिबेट में कि मुद्दे क्या थे, किन मुद्दों के आधार पर सहारनपुर से लेकर बरेली होते हुए शाहजहांपुर तक की जनता ने, पश्चिम और रुहेलखंड की जनता ने वोट किया है। क्या कम्युनल पोलराइजेशन हुआ है, क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ है, क्योंकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की सबसे फर्टाइल लैंड यही है। इसी फेज को सबसे ज़्यादा कम्युनली फर्टाइल लैंड के तौर पर माना जाता है पॉलिटिकल दृष्टिकोण से। तो क्या वो कार्ड चला या फिर किसानों के मुद्दे हावी रहे, कानून व्यवस्था का मुद्दा हावी रहा, महंगाई हावी रही, रोजगार हावी रहा, शिक्षा, बिजली, पानी, किसान, सड़क, रोजगार, ये सब हावी रहे, क्या रहा इधर। उत्तर प्रदेश का दूसरा चरण यूपी की किस्मत को तय करने वाला है और ये तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में 5 कालिदास मार्ग और लोक भवन के 5वें फ्लोर पर कौन बैठेगा। 55 सीटों के इस महामुकाबले से तस्वीर बहुत कुछ साफ है। एग्जिट पोल पर मनाही है लेकिन मुद्दे बहुत साफ हैं और इन मुद्दों के जरिए हम आज ये समझने की और इस डिबेट के जरिए एक परिचर्चा आयोजित करके ये आपको बताने की कोशिश करेंगे कि लहर क्या है, हवा क्या है, मुद्दे क्या हैं, क्या चला और क्या नहीं चला। कुछ बयान सुनिए आप। योगी जी ने यूपी से माफियाओं का पलायन करने का काम कर दिया है। और मित्रों, ये अखिलेश कहते हैं कि क्या हुआ है। अरे अखिलेश बाबू, जिसका चश्मा ही पीला हो ना, उसको सब पीला ही दिखाई पड़ता है। मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में अब दंगे नहीं होते, उत्तर प्रदेश में व्यापारी किसानों पर बमबाजी नहीं होती, बल्कि उत्तर प्रदेश में तो बड़ी तेजी के साथ, धूम धड़ाके के साथ कांवड़ यात्रा निकलती है। अब कर्फ्यू नहीं, कांवड़ यात्रा और बमबाजी नहीं। हर कांवड़ यात्री हर हर बम बम का नारा लगा करके चलता है। पहले चरण से ही समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है और जो लोग कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, जो नेता कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, उनके समर्थक पहले ही चरण में ठंडे पड़ गए हैं। तो किसको गर्मी चढ़ी है, किसको ठंडक लगी और कौन सुन्न पड़ा है।
और उत्तर प्रदेश में दूसरा चरण क्या नई कहानी कह रहा है। आज की चर्चा बहुत दिलचस्प है, दिल थाम के देखिए और हमारे विश्लेषकों की और राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं के बयान सुनिए। मनीष शुक्ला उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और अनिल रॉयल जी को मैंने विशेष रूप से जोड़ा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के सबसे बेहतरीन पत्रकारों में से एक, जो हमें बताएंगे कि दूसरे फेज में क्या हुआ। साधना भारती कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर रही हैं, पहली बार हमारी डिबेट में आई हैं, बहुत स्वागत आपका। फैजान खान राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के। अनिल दुबे समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के संयुक्त प्रवक्ता। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। और राजेंद्र द्विवेदी जी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने डाटा एनालिसिस के एक्सपर्ट पत्रकार। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। तो भाई मनीष शुक्ला जी, पहला नंबर आपको मैं देता हूं कि आप अपनी बात रखें और मुझे ये बताएं कि दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी अपने लिए क्या अपेक्षा रखती है। देखिए, पहले फेज के 58 से जो विजय रथ आगे चला है वो दूसरे फेज में उसमें गति मिली है। तीसरे फेज में अखिलेश यादव को उनके घर में ही हम पटखनी देंगे। जैसे कन्नौज में उनकी पत्नी वहां की सांसद रही, डिम्पल जी को चुनाव हरा, उसी तरह से करहल में अखिलेश यादव को चुनाव हरा देंगे। और ये जो ठंडा और गर्म का मामला है ब्रजेश जी, मुझे तो समझ में नहीं आता कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो गर्मी निकालने की बात अपराधियों और माफियाओं की थी, लेकिन दिल पे अखिलेश यादव को क्यों लग गया? तब से लगातार उनके पक्ष में बयान देना, ये संदेश दे रहे हैं अपराधियों और माफियाओं को कि हम आपके साथ पूर्व की तरह रहेंगे। अच्छा, दूसरे चरण में जब बात करते हैं, मैं दूसरे चरण पे आता हूं। दूसरा चरण बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी का एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। दूसरे चरण में आपकी 38 सीटें थी, गठबंधन की तरफ से दावा किया गया कि बीजेपी का सफाया हो गया है। दावा करने से, सपने देखने से किसी को कोई नहीं रोक सकता। पहले फेज में जो गठबंधन के दूसरे नेता थे, उन्होंने वोट अपना कास्ट न करके संदेश दे दिया। इनका हाल उसी तरह होने वाला है जैसे सपा और बसपा के गठबंधन का हुआ था 2019 के पहले। ब्रजेश जी, हम आप या कोई भी ये मान सकता था कि ये बुरी दशा सपा और बसपा का गठबंधन, क्योंकि आरएलडी भी थी उनके साथ 2019। तो गठबंधन की गांठ पहले फेज में ही टूट। अच्छा, 38 सीटें थी आपकी 55 में पिछली बार जी, 2017 में, 2017 में। वहीं पर रहोगे, बढ़ोगे या घट जाओगे, क्या आकलन है? देखिए, जो हम लोग के पास रिपोर्ट है, हम पिछला इतिहास दोहराने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और जिन सीटों की बात आप कर रहे थे कि यहाँ पोलिंग ज्यादा हुई, उस विषय पर आते हैं। हमको लगता है कि आपका भी डिबेट का इशू वही होने वाला है कि क्यों वहां ज्यादा हुई, क्यों यहाँ कम हुई। उसी एनालिसिस से आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ। जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि किस बेसिस पे आप ये दावा कर रहे हैं कि आप पुरानी कामयाबी वापस दोहरा पाएंगे। देखिए, जिन सीटों पर वोट ज्यादा पड़ा है और जिसके आधार पे आप इस डिबेट को भी आमंत्रित किए, इसके पहले भी मैं एक डिबेट पे था, उसके आधार पे लोगों को ये लगता है कि गठबंधन को ज्यादा एज वहां पे है, क्योंकि वहां एक धर्म के लोग ज्यादा है या लगभग 50% है, वो मुरादाबाद, अमरोहा, सहारनपुर। देखिए, इन सीटों पर 2019 और 17 में भी इसी तरह से पोलिंग हुई थी। और जिस धर्म के लिए बात कही जाती है, उस धर्म के लिए एक प्रचलित कहावत भी है कि सबसे ज्यादा पोलिंग करते हैं, यानी मैक्सिमम पोलिंग उन्होंने 19 और 17 में। मनीष जी, मैं नहीं जानता हूं आप किस धर्म की बात कर रहे हैं, कृपया स्पष्ट करें किस धर्म की आप बात कर रहे हैं। चलिए, तो ठीक है, जनता समझ रही है, हम आगे आते हैं। नहीं, मैं नहीं समझा, आप स्पष्ट करो। नहीं, मैं जनता को समझाने की जो बात है वो समझ में आ रही है। देखिए, विषय पर आएंगे तो बात बढ़ जाएगी। देखिए ब्रजेश जी, जो पोलिंग मैक्सिमम करने वाला था तो उसने तो 19 और 17 में भी किया। दरअसल जो मुस्लिम बेटियां हैं, जो ट्रिपल तलाक से पीड़ित थी, हिजाब के पीछे जिनको भेजने की साजिश कठबुल्ले कर रहे हैं, वो बेटियां, वो महिलाएं और तमाम वो महिलाएं जिनको कानून व्यवस्था और बेटियों की सुरक्षा जिनके लिए वो नंबर पर है, उन्होंने चुपचाप भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। इसके नाते से पोलिंग, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं ने आपको वोट किया है? बिल्कुल किया है। लेकिन मेरे पास एक पत्र रखा हुआ है, जेपीएस राठौर आपकी पार्टी के महामंत्री, उन्होंने चुनाव आयोग में दोपहर में कल शिकायत की कि पर्दा नसी यानी बुर्का वाली औरतें फर्जी मतदान कर रही हैं। नहीं, उसका दोनों का आपस में कौन सा
रिलेशन ये कि अगर महिलाएं आपको वोट दे रही थी तो फिर ये कंप्लेन करने की क्या जरूरत थी? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा है कि हमको जो महिलाएं वोट देने गई हैं जी, अगर उनको चेक भी किया जाएगा तो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगी। जो गलत नीयत से जाने वाले लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के ही लोग हो सकते हैं। ओके, मैं अब आपके मित्र अनिल दुबे को आमंत्रित करता हूं। ये समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के संयुक्त गठबंधन के प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका दुबे जी इस कार्यक्रम को ज्वाइन करने के लिए। मनीष शुक्ला के दावे आपने सुने, इन्होंने कहा पुरानी कामयाबी तो दोहराएंगे बल्कि उससे ज्यादा लाएंगे। देखिए ब्रजेश जी, दो चरण के मतदान हुए और 2 चरण के मतदान से ये स्पष्ट हो गया कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन जो है बहुमत का आधी संख्या प्राप्त कर चुका है। 100 सीटें गठबंधन जीतने जा रहा है। कितने में 100 सीटें? जो 2 चरण के मतदान हो गए 113 हुए। नहीं, 113 में 100 सीटें हम जीत रहे हैं। क्या बात कर रहे हो दुबे जी? बिल्कुल जीत रहे हैं, 100 सीरियस हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना बोरिया बिस्तर बांधे और जाने की तैयारी करे। अभी 5 चरण बाकी हैं, 5 चरण बाकी हैं। इनको जनता ने बिल्कुल नकार दिया है। परिवर्तन की आंधी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति बदलाव का दौर है। इन्होंने जो जिन मुद्दों पर इन्होंने चुनाव लड़ने की कोशिश की, वहां की जनता ने इनको नकार दिया। वहां की जनता ने गन्ने के सवाल पर, किसानों की बर्बादी के सवाल बहुत पर वरिष्ठ नेता हो, का काम किया। आप बहुत सीनियर लीडर हो, मैं आपका रिस्पेक्ट भी बहुत करता हूं, पर आप फिर से विचार कर लो। आप 113 में 100 अपने खाते में रख रहे हो। ब्रजेश जी, अब की बार 300 पार गठबंधन के पक्ष में आंधी ये है। बीजेपी वाले डायलॉग कहां से उठा रहे हैं? गठबंधन की आंधी चल रही है। इनके पास मुद्दे नहीं हैं। ये वही पुरानी बातें उभारने की बात करते हैं और जनता जो है महंगाई की बात करती है। जनता जो है बेरोजगारी की बात कर रही है। किस आधार पर ये क्लेम कर रहे हो कि आपकी लहर चल रही है या आपकी आंधी है? बेसिस क्या है, आधार क्या है? नहीं, जनता बोल रही है, जनता मुखर होके कर रही, जनता इनसे सवाल कर रही है। इनके लोग हाईवे के सहारे निकल गए, इनके लोग गांव में नहीं जा पाए। ये गांव में प्रचार इनको जनता ने नहीं करने दिया, इनके खिलाफ रही जनता ने इनसे सवाल पूछा। ये एक और क्लेम किया कि पर्दा वाली महिलाओं ने इनको वोट किया है। अगर ये जीत रहे होते ब्रजेश जी, इनके सीनियर मंत्री चुनाव आयोग से शिकायत कर रहे हैं। सारा पुलिस प्रशासन आपका है, सारा तंत्र आपका है, और आप कह रहे हो कि साहब ये यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग हो गई। प्रशासन चुनाव नो प्लीज मनीष जी, नो रनिंग कमेंट्री प्लीज। मिनिस्टरों ने, इनके नेताओं ने शाहजहांपुर में, मुजफ्फरनगर में, शामली में लोग शिकायत कर रहे थे। एक बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने शिकायत की कि यहाँ बूथ कैप्चरिंग हो गई। सारा प्रशासन आपका है, सारा पुलिस प्रशासन आपके साथ खड़ा है और आप कह रहे हो बूथ कैप्चरिंग हो गई। इसका मतलब क्या आप ब्रजेश जी समझ रहे हैं? जनता ने इनको जो है नकार दिया है, जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। क्या तो फैसला सुना है दुबे जी? आज इतने एक्साइटेड क्यों हैं आप? एक्साइटेड तो होने की बात ही है। जनता हमारे साथ खड़ी है, जनता बदलाव चाहती है, जनता इनसे छुटकारा दिलाना चाहती है। ये काम तो कुछ इन्होंने किया नहीं। ओके, ये तो ध्रुवीकरण की बात करते हैं, ध्रुवीकरण कराने में ये अच्छा 55 सीटों पे वोट पड़े हैं कल, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? हम 2 चरण का मतदान हुआ, 113 सीटों पर मतदान हुआ है और ब्रजेश जी हम 100 सीटें जीतने जा रहे हैं। 100 सीटें बहुमत मैं आपके नाम से लिख ले रहा हूं, जवाब देना पड़ेगा फिर। नहीं, हम फिर 10 तारीख को आपको सम्मान करेंगे हम लोग। ब्रजेश जी 10 मार्च तलब होंगे आप? 10 मार्च को हम जवाब देंगे, पक्का, ठीक है, आपके नाम से नोट कर जवाब लिया। देंगे। जनता अपना फैसला कर चुकी है। डन। मैं फैजान खान को आमंत्रित करता हूं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया फैजान जी। ये लोग तो आपस में सीट बांट ली, आपकी तो चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। ब्रजेश जी, चक्कर है, वो कहावत है कि सपना देखना किसी को मना नहीं है, और ये वही सपना जनता को भी दिखाते हैं जिस तरह से इनके घोषणा पत्र आए हैं। किसका नाम लेके बताओ? समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी खास तौर से। ओके, तो आप देखेंगे कि वो इस तरह से कहा जाता है कि इन लोगों का बस चले तो इन लोगों को कम से कम विधानसभा 403 उत्तर प्रदेश में नहीं 1000 चाहिए, क्योंकि 400 के, इन्होंने तो 300 पार कहा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 400 पार कह रहे हैं अपने को। वही हाल है भारतीय जनता पार्टी का, वो अपने आप को 350 अब धीरे धीरे घट रहे हैं। लेकिन जो आपने दूसरे चरण पे आज रखा है इस डिबेट को, मैं उस पर आना चाहता हूं ब्रजेश भाई। जो दूसरे चरण में ये खासा तौर पे माना जाता है, जो सच्चाई है कि शहरों में वोट बैंक जो होता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखा गया है अमूमन डाटा के हिसाब से कि आता है। लेकिन उसमें कम पोलिंग होना ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर भी इस बात को समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिवाय तुष्टीकरण जातिकरण करने के लिए कुछ बचा नहीं है। उनकी छोड़ो, अपनी बताओ। हमारी तो
भाई हम इनकी तरह दावा तो नहीं करते हैं। हम 10 मार्च को रिजल्ट आपको दिखाएंगे, जो हमने कहा है बार बार कि 2007 के तर्ज पे हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। एक गंभीर आरोप लगा है अपोजिशन की तरफ से जी कि 55 में से 25 मुस्लिम कैंडिडेट आपने सेकंड फेज में खड़े किए थे समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से। अब आप ये बताइए, आरोप है ये, हाँ आरोप है, मैं बता दूं आपको। हाँ। समाजवादी और पार्टी, मनीष बड़े ध्यान से सुनना चाहते हैं आपके जवाब को। समाजवादी पार्टी जो है इस बार खासा इस बार देखा गया है, क्योंकि हमारा पैटर्न वही रहता है, हम जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी देते हैं। पहले से लेकर आज भी चुनाव में जितने चुनाव के आप उठाएंगे, हम माइनॉरिटीज़ को उनका हक हिस्सेदारी हमेशा दी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ सौतेलापन किया, ये इस बार माइनॉरिटी भी खास समझ गई है। इन 55 सीटों में क्या संभावना है? समाजवादी पार्टी ने भी इस बार माइनॉरिटी के साथ छल किया, और जितने लोग ये तोड़ के ले गए थे, बताते थे कि बहुजन समाज पार्टी छोड़ के आ गए हैं। आप अगर टिकट वितरण देख लीजिए तो इनसे ज़्यादा जितने भी माइनॉरिटीज़ के टिकट इन्होंने काटे हैं, लगभग सब लोगों ने आखिर में बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें गले लगाया, उन्हें टिकट देने का काम किया। तो क्या संभावना अपने लिए पाते हैं? और ये बात कहना कि मुस्लिम को देने का मतलब बीजेपी को बढ़ावा देना, समाजवादी पार्टी को ये मालूम होना चाहिए कि उनका किसी भी समाज का उनका हक देना किसी दूसरे को फायदा देना नहीं होता है राजनीति में। बहुत शुक्रिया आपका। मैं साधना भारती जी को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, मेरे साथ जुड़ी हुई। साधना जी बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि आपने डिबेट ज्वाइन की। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2 चरण के मतदान हो गए। पहला प्रश्न है मेरा कि कांग्रेस अपने लिए इस क्षेत्र में क्या संभावनाएं तराशती हैं, वो भी तब जब प्रियंका गांधी ने खुद को झोंक दिया है यूपी के चुनाव में, उनकी खुद की प्रतिष्ठा दांव पर है। और दूसरा, चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा गया, वोटिंग किन मुद्दों पे हुई, वो मुद्दे जिनकी चर्चा हो रही है या वो मुद्दे जो रियल इशूज हैं? जी, आदरणीय ब्रिजेश जी, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ मैं अपनी बात रखूंगी। सीधी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव आते ही जाति और धर्म को धंधा बनाने के सब प्रबंध हो जाते हैं, और सत्ता की खुरचन चाटने के लिए भाजपा में कुछ नेवलों के भी सांपों से संबंध हो जाते हैं। ये बात तो किसी से छिपी नहीं है। अब आप ये पूछ रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। देखिए, सीधी बात है, सांप्रदायिकता का जहर उगलकर और वोटों की फसल काटने का ख्याली पुलाव पाने के लिए अब ये ख्याली पुलाव पकाया जा रहा है। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। हम तो सीधी स्पष्ट बात कह रहे हैं, ना मंदिर पर बात हो, ना मस्जिद पर बात हो, ना मंदिर की बात हो, ना मस्जिद की बात हो, ना शिवालों की बात हो। प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो। हमारी नींद को दिक्कत नहीं है, ना भजन से है, ना अजान से है। हमारी नींद को दिक्कत किसानों को कुचलवा कर मरवाने वाले उस हैवान से है, और उस हैवान को बचाने वाले हुक्मरान से है। हम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लगातार चिल्लाया, यूपी में सब बा, यूपी में सब बा। अरे हम कह रहे हैं, यूपी के बाबा राज में सबने देखे शवबा, गंगा तीरे हिंदुओं के दफनाने पड़े शवबा, गंगा जी में जलाने की जगह बहाने पड़े शवबा। बाबा जी के राज में बेटियों से व्यभिचार बा, लोकतंत्र के लूटत बा, पीड़ित के पीटत बा, महंगाई से मारत बा, बेकारी फैलावत बा। अरे भाजपा का ग्रह भारी बा। जनता ये बतिया रही बा कि विपक्षी पार्टियां तो छा रही बा, मगर भाजपा अब जा रही बा। लेकिन विपक्षी छा रहे हैं, आपके हिस्से में कुछ नहीं आ रहा मैडम। नहीं, विपक्ष में कांग्रेस भी आती है आदरणीय ब्रिजेश जी। लेकिन आपके हिस्से में जो रिपोर्ट्स हैं वो अच्छी नहीं है, आपके हिस्से में कुछ आता दिख नहीं रहा। देखिए, रिपोर्ट्स तो देखिए जो जनता तय करेगी वो सराखों पर, परंतु हम तो स्पष्ट कह रहे हैं ना। अब आप कहेंगे ओपिनियन पोल, तो ओपिनियन का मतलब तो ओपिनियन तो बदलता रहता है। अब ओपिनियन 2004 में कुछ और कह रहा था, उस समय फील गुड हो रहा था, इंडिया साइनिंग हो रहा था, लेकिन हुआ क्या? उस समय मैं कांग्रेस की स्टार प्रचारक थी, 10 साल की थी मैं, और तब भी मैंने कहा था कि बीजेपी अर्थात भारत जलाओ पार्टी, बीजेपी अर्थात भारतीय जुमलेबाज पार्टी, बीजेपी अर्थात भारतीय जातिवाद पार्टी में फील गुड। एक प्रश्न और है आपसे, मनीष शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता, इन्होंने थोड़ी देर पहले कहा कि 3 तलाक और दूसरे मसलों को लेकर मुस्लिम बहनों में बीजेपी के लिए बड़ा क्रेज है और लाइन में रख के झूम के वोट दिया है। हालांकि कंप्लेंट भी हुई थी इनकी पार्टी की तरफ से कि पर्दा नसी वाली फर्जी वोटिंग कर रही हैं। देखिए, ये तो सीधी बात है
कि मैंने कहा ना, विकास, महंगाई, बेरोजगारी, आजादी के बाद पहली बार पेट्रोल डीजल 100 के पार, महंगाई की मोदी मार, महंगाई की योगी मार, लगातार इस तरीके के मुद्दे कहीं उठ ना जाएं, उन्हें दबाने के लिए कभी हिजाब और किताब का द्वंद्व फैलाने का काम करते हैं। और तो और आपको मैं एक जरूरी बात और बता देती हूं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं टी राजा लोध, वो जाकर भाषण देते हैं तो क्या कहते हैं कि यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है, अगर आपने वोट नहीं दिया योगी को तो बुलडोजर तैयार रखे, सभी के घरों पे बुलडोजर फिरवा दिए जाएंगे, चिन्हित करके रखा हुआ है। इस तरह की धमकी देकर लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाने का काम किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने क्या संज्ञान लिया मुझे नहीं पता, परंतु इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो जरूरी है। ये लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाने का काम करते हैं, ठोकतंत्र बनाने का काम करते हैं, धमकाने का काम करते हैं। और एक अंतिम बात कहूंगी, आपने महिलाओं की बात की, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मानती हूँ पूरे आदर और सम्मान के साथ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हुए जबान फिसल गई और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ क्या दिया, परंतु क्या तब भी जबान फिसल गई थी जब देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा संसद में एक महिला सांसद को सुपर्णखा कहा गया? क्या तब भी जबान फिसल गई थी जब एक मात्र शक्ति को जर्सी गाय कहा गया? क्या तब भी जबान फिसल गई थी जब ओ दीदी करके कहा डकराया जा रहा था प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक माननीय महिला? मैडम, हम लोग थोड़ा दूसरे चरण की बात कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी के द्वारा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया, नहीं 1 मिनट, मैं बिल्कुल ठीक उसी पे आ रही हूँ, मैं आपने क्योंकि महिलाओं को लेकर प्रश्न पूछा, तो ये जबान नहीं फिसलती आदरणीय ब्रिजेश जी। ये जो भाजपा की अम्माजान आरएसएस है, उनके महिला विरोधी चेहरे को दिखा रहे हैं, तो महिला विरोधी तो भारतीय जनता पार्टी शुरू आई थिंक हम लोग को एप्रोप्रिएट वर्ड पे रहना चाहिए, थोड़ा एप्रोप्रिएट वर्ड। ऑल राइट, मेरे साथ 2 बहुत ही बेहतरीन पत्रकार इस पूरे मामले की परिचर्चा के लिए मौजूद हैं, अनिल रायल और राजेंद्र द्विवेदी। मैं अनिल रायल जी को आमंत्रित करता हूं। रायल बुलेटिन के प्रधान संपादक हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े जानकार हैं। अनिल जी, आप मुझे बताओ कि ये दूसरे चरण की 55 सीटों पर क्या माहौल रहा, वोटिंग कैसी रही, गांव में वोट कैसे पड़े, देहात में वोट कैसे पड़े, शहरों में वोट कैसे पड़े, क्लास 2 के टियर 2 के जो शहर हैं, छोटे शहर हैं, वहाँ वोटिंग पैटर्न क्या रहा और ओवरऑल क्या माहौल तैयार हुआ? ब्रजेश जी, पहले 2 चरण जो हुए हैं जी, वो निश्चित रूप से गठबंधन के लिए राहत के हैं। पहले 2 चरण में 113 सीट पर चुनाव हो चुका है, 58 + 55 जी। ब्रजेश जी, इन दोनों चरण में भारतीय जनता पार्टी को एक तरफ बढ़त थी और गठबंधन के पास पहले चरण में 4 और दूसरे चरण की 15 सीट थी। पर इस बार की जो स्थितियां हैं वो निश्चित रूप से गठबंधन के लिए बहुत अनुकूल है, गठबंधन को बहुत लाभ दे रही है। इस बार के चरण में दोनों जो पहले चरण हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान भयंकर हुआ है, अच्छा हुआ है। शहरी क्षेत्रों में क्यों हुआ है, मुझे थोड़ा कारण बताओ, क्योंकि मैं मनीष से भी यही बात पूछ रहा था, भारतीय जनता पार्टी कि गांव में इतने वोट पड़े क्यों और देहात में कैसे इतने वोट पड़े? शहर में जो मतदान प्रतिशत कम रहा है उसका एक मुख्य कारण ब्रजेश जी ये रहा है कि जो स्थानीय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक रहे हैं, इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत जबरदस्त काम की है। युवा बेरोजगार की वजह से परेशान था, महंगाई को परेशान था, लेकिन शहर का एक बड़ा वर्ग था, व्यापारी भी, छोटा मध्यम व्यापारी परेशान था, पर वो भाजपा के खिलाफ वोट डालना नहीं चाहता था, लेकिन वो भाजपा के पक्ष में डालना नहीं चाहता था, इसलिए उसने मतदान से अपने आप को दूर रखा। मैं आपको पहले भी परिचर्चा में कहा था ब्रजेश जी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महंगाई भी है मुद्दा, सभी मुद्दे हैं, बेरोजगारी भी मुद्दा है, लेकिन एक परसेप्शन है, एनसीआरबी के डाटा पे विवाद हो सकता है, पर एक परसेप्शन रहा है लॉ एंड ऑर्डर का, जिसमें योगी जी को एज मिला है, जिसका असर यह रहा है कि योगी जी के नाम पर शहरी वोटर ने वोट किया है, पर विधायकों की कार्यशैली, अफसरों की लूट खसोट और जनता की परेशानियां, महंगाई, आप ये कहना चाहते हो कि कानून व्यवस्था भी एक मुद्दा रहा है? व्यापारियों की परेशानी निश्चित रूप से ब्रजेश जी, कानून व्यवस्था कितनी अच्छी कितनी खराब, इस पर तर्क वितर्क हो सकता है, लेकिन एक परसेप्शन जबरदस्त रहा है जिसका भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में लौटने में लाभ रहा है। अच्छा, मेरे पास जो डेटा वो बताता है कि सहारनपुर में बड़ा मतदान हुआ, मुरादाबाद एरिया में बहुत हुआ, अमरोहा की तरफ बहुत हुआ, इसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं? रामपुर में काफी मतदान हुआ।
इसके पीछे मुख्य कारण तो ब्रजेश जी ये है कि मुस्लिम और ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं ने एक छत्र होकर जबरदस्त मतदान किया, मतदान का प्रतिशत बढ़ाया और विधानसभा के चुनाव में कहीं 2000 कहीं 5000 की लीड होती है। मुस्लिम मतदाताओं की योजना रही है कि वो 5000 की लीड अपने आप ही कर दें तो कवर कर दें, जिससे चुनाव को नजदीक बना दें। ब्रजेश जी, सहारनपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार समाजवादी पार्टी के पास 1 थी, भाजपा के पास 4 थी, 2 कांग्रेस के पास थी। इस बार स्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं कि मुसलमान वोट कुछ बटे दूसरे चरण में, इसमें कोई सच्चाई है या नहीं? किसी किसी सीट पर बटे हैं, जैसे सहारनपुर की 2 सीटों पर थोड़े से बटे हैं, जिसकी वजह से वहां भाजपा और बसपा अच्छी स्थिति में आई। वहां बसपा के 2 कद्दावर नेता चुनाव लड़ रहे थे, जिनका अपना भी जनाधार था। ऐसी सीटों पर प्रभाव हुआ, अन्यथा किसी सीट पर मुस्लिमों में ऐसा बंटवारा नहीं हुआ है जो उल्लेखनीय हो और चुनाव परिणाम को। पहले चरण की डिबेट जब हुई थी तब आप मेरे साथ थे और आपने क्लेम किया था उस वक्त कि 2013 यानी प्री मुजफ्फरनगर दंगे के पहले जैसा माहौल हो रहा है, जहां पर जाट, गुर्जर, मुस्लिम और बाकी जातियां एक साथ एक सोशल फैब्रिक बन रहा है। क्या दूसरे चरण में भी यही तस्वीर दिखी या कुछ अलग है ये तस्वीर? वही तस्वीर दिखाई दी जो 2013 से हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण यहां था, वो इस बार नहीं दिखाई दिया। सिवाल खास में जाट ने अच्छे ढंग से वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। जाट प्रत्याशी भाजपा का होने के बावजूद भी गुलाम मोहम्मद को, नाहिद को वोट दिया है। बागपत में योगेश धामा के होने के बावजूद भी बीजेपी से उन्होंने अब्दुल हमीद को वोट दिया है। ये इस किसान आंदोलन का इस चुनाव को सबसे बड़ा साधुवाद है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उन्होंने उस भावना को घटाया है, सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल बनाया है। तो हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, ये सब नहीं चला? नहीं चला, बिल्कुल नहीं चला। और मैंने आपकी पहली डिबेट में ब्रजेश जी एक बात और कही थी कि बाबा जी ने एक बात कही थी, हम गर्मी उतार देंगे। जो मनीष जी की बात बिल्कुल सही है, वो अपराधियों के लिए और खासतौर से मुस्लिम अपराधियों को संबोधित थी, पर जयंत जी ने उसको जाट के लिए कर दिया कि जाट की गर्मी उतारने की बाबा जी बात कर रहे हैं, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप गांव में जाटों का मतदान प्रतिशत पहले से बढ़ा है, अच्छा रहा है, गठबंधन के पक्ष में रहा है। क्या यह बयान नुकसान कर गया? निश्चित रूप से उससे उस दिन तक स्थिति, आप उससे पहली डिबेट में मैंने कहा था भारतीय जनता पार्टी को वो नुकसान होने की संभावना नहीं है, लेकिन उससे नुकसान हुआ। और उससे नुकसान ब्रजेश जी ये हुआ है कि संगीत सोम साहब एक पीठासीन अधिकारी को पीटने की स्थिति में आ गए, जो लोकदल की बात कर रहा था। सुरेश राणा साहब जो सबसे कद्दावर नेता हैं, वो 40 बूथ पर कब्जे की बात कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में कपिल देव अग्रवाल साहब ने लिखा कि हिंदू वोटें काट दी गई। ये सब एक निराशा और जी कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, हम वापस उनसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ राजेंद्र द्विवेदी जी इस वक्त मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और डेटा विश्लेषण के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका द्विवेदी जी हमें ज्वाइन करने के लिए। अभी आपके हमने कुछ पार्टी के प्रवक्ताओं और अनिल रायल जी आपके मित्र भी हैं, उनकी भी बात सुनाई। आप मुझे बताओ कि पहले और दूसरे चरण के बाद आपका एनालिसिस और आपका डेटा विश्लेषण क्या कहता है? राजेंद्र द्विवेदी जी। देखिए ब्रजेश जी, हम डाटा बेस बात कर रहे हैं। देखिए 2 ही इशू हैं, 2, एक सत्ता पक्ष के पक्ष में है, एक विरोध में है। 2 ध्रुव बने हुए हैं, एक पक्ष में विपक्ष में, और 3 इशू सत्ता पक्ष में है जो लॉ एंड ऑर्डर है, दूसरा आपका हिंदुत्व का है, तीसरा योगी मोदी की योजनाएं हैं। विपक्ष में है कानून, विपक्ष में है महंगाई, बेरोजगारी, छुट्टा जानवर, ठीक है, ऑपोजिशन। मैं आपको बताऊं कि पहले और दूसरे चरण में 113 सीटों में 127 मुस्लिम प्रत्याशी खड़े किए गए थे। सारे दलों ने मिलकर खड़ा किया था। सबसे अधिक प्रत्याशी बीएसपी ने खड़ा किया था 40, दूसरा कांग्रेस ने खड़ा किया था 32, तीसरा समाजवादी पार्टी ने 31 और इन्होंने ओवैसी साहब ने 24 प्रत्याशी खड़ा किए। 127 प्रत्याशी दोनों चरण में थे। पहले चरण में 50 थे और दूसरे चरण में एमआईएम कितने? 24।
24 पहले चरण में 9 और जैसे टोटल 127 मुस्लिम 127 मुस्लिम प्रत्याशी थे 113 में। अब कल का जो मतलब जो पोलिंग हुई 14 तारीख में, इसमें 77 मुस्लिम प्रत्याशी थे। सर्वाधिक मुस्लिम प्रत्याशी बीएसपी ने 23 खड़े किए थे सेकंड चरण में, कांग्रेस ने द्वितीय चरण में, और कांग्रेस ने 21 और गठबंधन ने 18 और ओबीसी साहब ने 15 ये प्रत्याशी खड़ा किए थे। जहां तक शहर और ग्रामीण की बात है, ग्रामीण मत प्रतिशत हमेशा ज्यादा होता रहा है। अब की इशू दो ही थे, सरकार के पक्ष में और सरकार के विरोध में। चूंकि बीएसपी देखो, एक मैं तो चुनाव क्षेत्र में रहा, घूम रहा काफी दिनों से, एक चीज मैंने देखा बीएसपी के समर्थकों में, जो उनका कोर मतदाता था, उसको एक बात की कसक अंदर से कह रही थी, बातचीत में आते थे कि मायावती जी, बहन जी इतना एग्रेसिव होकर चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं। उनका कोर मतदाता बड़ा चिंतित था। और कल की जो पोलिंग हुई है, जिसे पहले चरण में 32 सीटें जो थी वो मुस्लिम बाहुल थी, जहां पर 70,000 से लेके और 1.25 लाख तक मतदाता थे। 55 में 32 और कल जो पोलिंग नहीं 58 में कल जो पोलिंग हुई है उसमें 55 में 48 सीटें हैं, जहां पर 90,000 से लेके 2.25 लाख और 2.5 लाख तक मतदाता है। 48 हैं। इसीलिए 2017 में अखिलेश यादव को जो 47 सीटें मिली थी, इसी दूसरे चरण में 15 सीटें मिली हैं उनको, 15 सीटें, और भाजपा को 0 थी, भाजपा को 1 सीट भी नहीं मिली थी, कांग्रेस को 2 सीट मिली थी, 38 मिली थी बीजेपी को। अब स्थिति यह है कि वहां पर जो ओवैसी साहब का या बीएसपी का, बीएसपी जो सुरक्षित सीटें 9 सीटें, पहले चरण में 9 सीटें सुरक्षित थी, दूसरे चरण में 9 सीटें सुरक्षित हैं। जो सुरक्षित सीटें हैं वहां पर दलित मतदाता 80,000 से लेके 1 लाख 1.5 लाख तक, यहां पर जरूर टेकफुली वोटिंग हुई है बीएसपी को। लेकिन यहां भी बीएसपी के जो वो कोर मतदाता थे या जो दलित मतदाता थे, वो इस बात को लेके असमंजस में थे कि आखिर एग्रेसिव होकर चुनाव क्यों नहीं लड़ रही। यहां पर चेंजेस हो सकते हैं, बीजेपी का लाभ हो सकता है या सपा का, लेकिन पोलराइजेशन एक तरफ हुआ है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी की तरफ नहीं होना चाहिए। कोई कम्युनल पोलराइजेशन हुआ है, बंटवारा, हाँ बिल्कुल 100%, कोई बंटवारा जैसी चीज नहीं दिखाई। ओवैसी साहब का तो हमको लगता है कि वहां का जो मुस्लिम तबका, जो पढ़ा लिखा तबका था, वो उनके प्रत्याशियों को मतलब अपशब्द तो नहीं कहता था, लेकिन उनको वो एक तरीके से मानना था कहीं ना कहीं जो चीजें हैं। हाँ, कुछ जरूर युवा मतदाता थे जो मुस्लिम मतदाता, वो इस बात को लेकर कह रहे थे भाई कि हमारी भी एक नेशनल पार्टी बन जाए, इसलिए हम इनके पक्ष में वोट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दो ही चीजें वहां थी, पश्चिमी उत्तर पहले चरण और दूसरे चरण में तो देखा गया, सरकार बचाओ या सरकार हटाओ। सरकार बचाओ के पक्ष में जितने जो लोग थे और हटाओ के पक्ष में जो थे, वो भाजपा विरोधी एक पोलराइजेशन हो रहा था, उसका लाभ गठबंधन को मिल रहा था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। और जहां तक हमने तो 2017 इन दोनों चरणों में लाभ किसको होता दिखा आपको? निश्चित रूप से गठबंधन को लाभ हो रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसलिए कि दो के बीच सीधी सीधी लड़ाई हो रही है, दुई के भी कहा। तो दूसरे चरण में अगर 2017 में लहर में 15 सीटें बीजेपी को, मतलब समाजवादी पार्टी को, 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 17 सीटें, और 38 मिली थी सीधे सीधे। वोटिंग सकारात्मक हुई या वोटिंग नकारात्मक हुई? वोटिंग तो नकारात्मक चीजें, देखो एक चीज और सबसे इंटरेस्टिंग बताऊं जो दिखाई दिया, वो ये था कि पिछली सरकार में जो था वो राजनीतिक दबंगई थी, अब की बार प्रशासनिक दबंगई बहुत ज्यादा थी। कार्यकर्ता 2% पहले चरण में और 2.25% दूसरे चरण में जो मतदान कम हुआ है, इसका सीधा सा कारण ये था कि हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के जो जितने विधायक थे या उनके कार्यकर्ता थे, इस बात को लेकर आहत थे कि उनकी सरकार में प्रशासनिक दबंगई ज्यादा थी। राजनीतिक दबंगई तो ठीक है, योगी जी ने अपने हिसाब से दबा के रख दिया, ठीक किया, लेकिन प्रशासनिक जो कर्मचारी जो अधिकारी चाह रहा था वो करता था। अगर इसीलिए जितना भी सर्वे हुआ, जैसे पहले चरण में 23 टिकट काटे गए, दूसरे चरण में 11, 42, 44 टिकट काटे, 113 में बीजेपी ने काटे, इसीलिए कि जो जितने भी सर्वे रिपोर्ट आए, उस सर्वे में विधायकों के इसलिए खिलाफ नाराजगी थी क्योंकि प्रशासन ने सुनी नहीं। जब सुनी नहीं तो अब एक मुझे फाइनल बात बताओ जी, इन 55 सीटों पे जहां ये आप बता रहे हो कि 48 ऐसी सीटें हैं जो माइनॉरिटी वोट्स की डोमिनेटेड सीट हैं, क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ, मुस्लिम मतों का बंटवारा हुआ, हाँ या ना? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बंटवारा है। हाँ, कुछ सीटें हैं जहां पर दलित मतदाता 1 लाख से अबव हैं, वहां पर जरूर मुस्लिम मतदाताओं ने भाजपा के
तरफ रुझान दिखाई दिया है। हम तो क्षेत्र में इश्यूज पर वोट पड़े हैं या फिर जाति पर वोट पड़ा है? नहीं, टोटल धार्मिक और जातीय ध्रुवीकरण था। आप ये जो बात कही आपने, सरकार बचाओ और सरकार हटाओ, बस दो ही मुद्दे थे, तीसरा कोई मुद्दा नहीं था उसी पर। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग थी, मैंने देखा जब क्षेत्र में घूम रहा था, अब की पहली बार मैंने देखा कि एक तरफ भाजपा का एग्रेसिव चुनाव प्रचार चला था। मोदी जी थे, अमित शाह जी, सारे लोग रखे थे। अमित शाह जी ने कैराना से शुरू किया, मथुरा तक सारे एग्रेसिव। दूसरी तरफ जो दूसरा पक्ष था, मैंने देखा, हमने पूछा, हमने कहा भाई आपके नेता आप लोग एग्रेसिव, तो बोली था हम एग्रेसिव नहीं, हम चुनाव हम 10 फरवरी और 14 फरवरी की तैयारी कर रहे हैं। उधर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि उधर लोग क्या बोल रहे हैं। मतलब हम बूथ की तैयारी कर रहे हैं, पोलिंग की तैयारी कर रहे हैं। ये बात मोदी जी क्या, हाँ वहां हमने देखा भाई, घूम रहा था सहारनपुर से लेके, मैं बिजनौर से लेके सारी चीज में घूमा और तमाम उस बेल्ट में देखा जो पक्ष और विपक्ष है। तो उनकी बात हमने कहा भाई मोदी जी बोले आपकी तरफ से कोई एग्रेसिव नहीं, कोई भाव नहीं। तो उन्होंने कहा साहब हम मोदी जी क्या बोल रहे हैं, योगी जी क्या बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहे हैं, हम लोग तो 10 और 14 फरवरी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2% वोट जो नहीं गिरे हैं अब की बार, वो नुकसान कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये वोट एक देखो, इसमें वोट परसेंट हमको लगता है कि भाजपा का जो एक मतलब जो है नहीं गए हैं, भाजपा का। अच्छा, एक बात और बताओ, चलो अच्छा, ये बसपा के वोट किधर गए फिर अगर घटे तो? देखो ऐसा है, बीजेपी को मिले या फिर गठबंधन की तरफ? बंटवारा हुआ है भाजपा के वोट में। अब वो चीजें चूंकि टीवी पर नहीं कहा जा सकता है जी, भाजपा के वोट, थोड़ा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ध्यान रखिएगा। हाँ, उस वजह से भाजपा के वोट बढ़े हैं। लोग वायलेट करते हैं तो इनसे कोई नहीं पूछता, हमें आपको चिट्ठी आ जाएगी। जो चुनाव का ट्रेंड रहता है उस आधार पर भाजपा के वोट बंटे हैं अच्छी संख्या में। बहुत शुक्रिया आपका। मैं नेक्स्ट राउंड में आपकी बाकी ओपिनियन लूंगा। बहनों भाइयों, कू ऐप पर हमने आज के मसले को लेकर एक प्रश्न दिया दर्शकों को। प्रश्न ये कि पश्चिम में 2 चरणों के मतदान में पार्टियों को क्या संकेत मिले हैं। तो सबसे पहली हमारे पास जो पब्लिक ओपिनियन आई है, ये पब्लिक ओपिनियन समीर पाठक की है। वो लिखते हैं कि मतदाताओं का मौन राजनीतिक दलों को बेचैन कर रहा है। तो शैलेश यादव लिखते हैं कि दोनों चरणों के चुनाव से पता चल रहा है कि जनता किसी के बहकावे में नहीं आएगी। तो कपिल सिंह लिखते हैं कि सभी पार्टियों को संकेत मिल गया है, 90% जनता ने विकास के मुद्दे पर वोट किया है। ये पब्लिक की ओपिनियन है। मैं सीधे रुख करता हूं मनीष शुक्ला का, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, एक्सपर्ट्स की जो ओपिनियन है और आपके जो क्लेम है, इन दोनों के बीच कोई मैच नहीं है। देखिए, 2 बातें हैं। मैं एक्सपर्ट्स की बातों को काटूं, ये उचित नहीं है। सबको अपना अधिकार है विश्लेषण करने का, उन्होंने अपना किया विश्लेषण। मैं चूंकि सपा और आरजेडी के प्रवक्ता एक हैं, दुबे जी, तो 2-3 बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा गन्ना चला है, तो गन्ना कैसे चलेगा? सपा और बसपा ने चीनी मिलों को बेच दिया, हमने चीनी मिलें बना दी, इसलिए गन्ना जो बोने वाले हैं, गन्ना पैदा करने वाले हमारे साथ नहीं। हमने 1.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान कर लिया, इन्होंने 92 करोड़ का भुगतान किया था, 92,000 करोड़ का भुगतान किया था, यानी करीब 65,000 करोड़ ज्यादा हमने भुगतान किया। और गन्ना जो उत्पादक है वो सपा के साथ चला। उत्पादक को अगर देखें चीनी को, सपा बसपा 10 साल में 64 मीट्रिक लाख टन का उत्पादन करती है, और हम 116 लाख मीट्रिक टन का हमारी सरकार में होता है 5 साल में। 10 साल बना 5 साल, और गन्ना उत्पादक चला गया सपा के साथ। ये गन्ना की बात जो कर रहे हैं अनिल जी, इसलिए मैंने कहना उचित किया। देखिए, आपने पूछा कि सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण हुआ कि नहीं हुआ। इस देश में कभी भी मुसलमानों के ध्रुवीकरण को सांप्रदायिक माना ही नहीं गया। लोगों ने विश्लेषण जरूर किया, लेकिन आपकी बात को यस और नो नहीं किया उसने। और रहा सवाल कि विश्लेषण करने वाले और अन्य लोग, सभी चुनाव के पहले हम लोग इन परिस्थितियों में डिबेट करने के आदी हो गए हैं। 19 में इससे भी ज्यादा बुरी स्थिति थी रिजल्ट आने के पहले, क्योंकि सपा बसपा आरएलडी का एक साथ गठबंधन था, और उस सपा बसपा के गठबंधन को तो ध्रुव गठबंधन कहा गया। तो हम लेकिन साधना भारती की भी बात आपने सुनी, उन्होंने क्लेम किया कि विपक्ष हावी है इस दोनों फेज में। देखिए, साधना जी और कांग्रेस की बात का जवाब देना, समय को जाया करना, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। चुनाव बाद कभी सम्मेलनों में जाएंगे साधना भारती जी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्होंने हाइपोथेटिकल बातें कही, कभी सम्मेलन की बात कही, और उसके लिए उनको नेहा जी को बुलाया, और अनामिका जयनंबर जी के साथ अगर करेंगे ज्यादा अच्छा होगा। हम लोग कभी है नहीं, तो वो उनके लिए ज्यादा ठीक है। लेकिन ये जो 2 फेज के चुनाव है,
हमको जो रिपोर्ट है उसके आधार पे हम 90+ सीटें उत्तर प्रदेश में 90+। जी, आर यू श्योर? तो ये दुबे जी 100 कैसे कह रहे हैं अपने लिए? कुछ इनसे हिसाब कर लो ना, एडजस्टमेंट हो जाए कुछ। दुबे जी यही बता दें कि अलग अलग फेज में कितनी सीट जीत रहे हैं, वो नहीं बता पाएंगे। दुबे जी बताओ भाई। देखो मनीष तो क्लेम कर रहे हैं कि 113 में 90 उनकी है, 100 आप ले रहे हो, सीटें तो 113 है। साधना जी रुकिएगा, मैं आपको आपकी बारी पे आऊंगा। आप मनीष जी को जो चाहें वो आप संसदीय भाषा में जवाब दीजिएगा। यस अनिल दुबे, गो अहेड। ब्रजेश जी पहले मनीष जी को बता दें कि मनीष जी ये बताएं कि आज भी गन्ना किसानों का पिछले अप्रैल से लेकर अब तक गन्ना किसानों का पैसा बाकी है, उसका भुगतान नहीं किया गया। इन्होंने 14 दिन में इन्होंने 14 दिन में मनीष जी नो रनिंग इन्होंने 14 दिन में, जब मनीष जी बोल रहे थे मैं नहीं बोला, हाँ बोले 14 दिन में भुगतान करने की बात की थी। गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान नहीं हो पाया। इन्होंने गन्ना किसानों को 400 रुपए रेट देने की बात की थी, लागत का 1.5 गुना मूल्य देने की बात की थी। गन्ना किसानों को लागत का 1.5 गुना मूल्य नहीं मिला। अरे अब गन्ना का मसला छोड़ो, अब ये बताओ कि ये जो क्लेम किए 90 सीट का, उसका क्या किया जाए? देखिए ब्रजेश जी, मैंने कहा ना कि दोनों चरण में 50 और आप 100 मांग रहे हो। नहीं तो 100 हम हैं। 113 कुल सीटें में 113 में हमारा गठबंधन 100 सीटें जीत रहा है और जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। एक बात और बताओ, दूसरे जनता ने ये बता दिया कि उत्तर प्रदेश में कौन शपथ लेने जा रहा है। 55 में कितनी सीटें आपकी? चलो 50-50 दोनों चरणों में हम 50-50 सीटें जीत रहे हैं। दोनों में प्रत्येक चरण में 50 सीटें हैं, गठबंधन जीत रहा है। तो इनके हाथ क्या लगेगा फिर? इनके हाथ जो लगेगा ये बाकी अपना ले जाए, जो कुछ भी हो। 19 में भी कहते थे ये। फैजान आप मुझे बताइए, देखिए ये तो आपस में सीटों का बंटवारा भी कर ले रहे हैं और आपको हलो भी नहीं कर रहे हैं। ब्रजेश जी मैंने आपसे क्या कहा था, जिस तरह से ये 403 को बंटवारा कर रहे थे, अभी आपने बताया 113 कुल सीट है, 100 अनिल दुबे जी ले लिए, 90 जो है अच्छा हम तो घटाते घटाते परेशान, यहाँ हिसाब गड़बड़ हो जा रहा है। तो ये हिसाब जो है वो जनता तय करती है। देखिए ब्रजेश जी एक सेकंड, मनीष जी प्लीज तुष्टिकरण करने मैं लास्ट में दूंगा टाइम, आप अपनी बात रखें। तुष्टिकरण के राजनीति करने के लिए हिसाब का मसला लेके आया गया। गन्ना के बाद जो अभी मनीष जी ने कहा, इन्होंने ये नहीं बताया कि 5 साल में गन्ना का रेट कितना बढ़ाया, मात्र 25 रुपए बढ़ाया, जो बहुजन समाज पार्टी के वक्त में दोगुना किया गया था। मनीष जी लोग इसका हिसाब नहीं देते हैं, ये सीट का हिसाब बहुत जल्दी करते हैं, जनता के मूल विषयों का हिसाब नहीं करते हैं। जनता मूल विषयों पर जब विश्वास करती है, कानून द्वारा कानून का राज कहाँ आपने स्थापित किया, महिला सुरक्षा का मामला, बेरोजगारी महंगाई की बात उठती है, इसका हिसाब नहीं देते हैं। राजेंद्र द्विवेदी जी ने आपकी पार्टी के कोर मतदाताओं से बात करके कुछ ऑब्जर्वेशन आपके समक्ष रखे। मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि मायावती जी एग्रेसिवली चुनाव क्यों नहीं लड़ रही, यही सवाल था ना राजेंद्र जी? जी बिल्कुल। देखिए राजेंद्र द्विवेदी जी से मैं एक बात बता दूं, आप एक बात बताइए राजेंद्र द्विवेदी जी, जब 2017 का भी पोल हुआ था, आप देखे होंगे जब भारतीय जनता पार्टी आई थी, हमारी 19 सीट आई थी, समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन तो उस वक्त इन्होंने 47 सीट पाई थी। आप हमारा वोट रेशियो देख लीजिए ब्रजेश जी, हमारा कितना था और समाजवादी पार्टी का कितना था। तो आप अगर जो कोर वोट की बात कर रहे हैं, सवाल है कि चुनाव लड़ने के तरीके पर प्रश्न उठाया। चुनाव हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति से अपनाती है, हमने अपनी रणनीति अपनाई है। और मैं राजेंद्र जी को दावा करता हूं इस बात को, 10 मार्च राजेंद्र जी प्लीज, समाजवादी पार्टी का वोट रेशियो देख लीजिएगा, हमारा वोट रेशियो देख लीजिए। हम इनकी तरह तूतू महमे और टिकटों का बंटवारा इस तरह से नहीं करते, सीटों का बंटवारा अपने मन से 400 कहते हैं, अपने मन से 350 कहते हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा कि आप क्या हमारा वोट बैंक आता है। ओके थैंक यू। और ये जो 55 सीट का, मैं एक चीज जोड़ लूं, जो 55 सीटों का आया था, आप ये भी बता दें सेकेंड नंबर के पोल पे आप देख लीजिएगा, हम ज्यादा रहे हैं। 109 सीटों पर 403 में दूसरे नंबर पे हम रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी रही हमेशा। ओके, मैं साधना भारती जी को आमंत्रित करता हूं, बहुत धन्यवाद आपका। साधना जी, अभी जब मैंने मनीष जी से सवाल किया तो उन्होंने कहा कांग्रेस पर कुछ भी कहना यूपी में वक्त जाया करना है, आपको बुरा लगा? नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। मुझे बड़ी दया और तरस आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी पर कि इतना अहंकार और इतना दम कि जब जवाब देते बन ही नहीं रहा तो कुछ भी बोल दीजिए। तो मैं इतना ही कहूंगी कि अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण दुर्योधन और कंस, और वही हालत आपकी होने वाली है। सत्ता से सुपड़ा साफ होने वाला है, सत्ता से सड़क पर आने वाली है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात, आपने मुझे कहा, जब मैंने पिछली बार बोला कि थोड़ा अच्छे शब्दों का मैं प्रयोग करूं, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था भाजपा की अम्मा जान है आरएसएस। अम्मा जान तो बहुत, मुझे लगता है, आदर और सम्मान का शब्द है। हमारे सनातनी में हम माता जी कहते हैं, मैया कहते हैं, देवी कहते हैं, तो मुझे लगता है अम्मा जान बोलना गलत तो नहीं है, और सच्चाई है कि अम्मा जान है। बस हम महिला विरोधी, इस तरह के विषय पे मैं डिबेट करता नहीं, तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि हम लोग कोर इश्यूज पे बात करें।
दिल्ली को कहने दीजिए। हाँ, नहीं, और इश्यूज पे ही बात करती हूँ मैं। सबसे पहली बात मैं कहती हूँ, नहीं आदरणीय मनीष जी, ऐसे अच्छा नहीं लगता। मनीष जी प्लीज, मनीष जी प्लीज, नो रनिंग कमेंट्री प्लीज। यस साधना जी प्लीज गो अहेड। इनको कहने दीजिए, चाहे जो ना मैं उस लाइन पे जाने नहीं दूंगा। बुलंदशहर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही आते हैं, उत्तर प्रदेश में ही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही बुलंदशहर है, उसके छतारी थाना के अंतर्गत धौरव एक गांव है, उसमें 21 जनवरी 2022 को हाथरस जैसा रेप कांड हुआ, जिसमें रातों रात हिंदू संस्कृति के विरुद्ध एक बच्ची के शव को जला दिया गया। लोधी समाज की वो बच्ची थी। जब वोट मांगने जाते हैं तो ये जात बिरादरी के नाम पर वोट मांगते हैं, लोधी लोधी चिल्लाते हैं वोट के लिए। अमित शाह जी गए प्रचार करने, लेकिन भाई क्यों नहीं गए उस लोधी बच्ची के घर? क्या वो हिंदू की बेटी नहीं थी? आदरणीय प्रियंका गांधी जी गई, लेकिन ये नहीं गए क्योंकि ये महिला विरोधी हैं। दूसरी जरूरी बात, हमने उन्नाव में टिकट दिया है, उन्नाव पीड़िता की माता जी को हमने, अगर ये उन्नाव के कुकृत्य पर, बलात्कारी कुलदीप सेंगर पर इतना सा भी प्रायश्चित करना चाहते हैं तो निर्विरोध जिता देना चाहिए उन्नाव पीड़िता की माता जी को। लेकिन उल्टा इन्होंने क्या किया कि जब जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी खड़ा करना था तो उस समय उन्नाव पीड़िता के पिता की हत्या का जो मुख्य आरोपी रहा कुलदीप सेंगर का दोस्त, उसको इन्होंने टिकट देने का काम किया। ये इनका महिला विरोधी चेहरा है। तीसरी बात मैं कहूंगी, इन्होंने आपने क्योंकि कहा मुस्लिम महिलाएं किसको वोट करेंगी या कौन किसको, जी बिल्कुल अंत में इतना कहूंगी कि सीधी सीधी बात का जवाब दे दे कि अगर ये महिला हितैषी हैं तो संजय निषाद जी के साथ इन्होंने ठगबंधन किया है उत्तर प्रदेश में। संजय निषाद जी ने कहा था कि भगवान राम जी दशरथ के पुत्र नहीं है। क्या ये मानते हैं कि माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठाना सही था? क्या ये भी मानते हैं कि राम जी दशरथ के पुत्र नहीं है? अगर मानते हैं तो फिर इनका राम भक्ति का जो भी ओके मनीष जी, मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, गो अहेड, आप इनको रिप्लाई दें। थैंक यू साधना जी, शुक्रिया आपका। यस मनीष जी गो अहेड। देखिए, नारी हूं लड़ सकती हूँ, ये नारा जिस मंच से दिया प्रियंका वाड्रा ने, उस पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी बैठे थे, आपने देखा होगा ब्रिजेश जी। और आप ये भी जानते हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी आज की तारीख में भी हजरतगंज में पॉक्सो एक्ट के आरोपी हैं, और उन्हीं से पूछ के डिबेट पे आती हैं और हमको बता रही नारी सम्मान, नारी सुरक्षा, नारी पे माफी मांग लो। आप छोड़े ना, ये तो आपस की तुलना में कोई फायदा नहीं। मैं अनिल रायल जी को आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू नाबालिग लड़की के साथ। थैंक यू, शुक्रिया। एक सेकंड, अनिल रायल जी को आमंत्रित करते हैं। भाई अनिल रायल जी, एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, दावे कुछ किए जा रहे हैं इधर से भी और उधर से भी, एक्सपर्ट ओपिनियन कुछ और है। राजेंद्र द्विवेदी जी ने बहुत पिन पॉइंटेड बात कही जो मतदाताओं के बीच से निकाल के डेटा विश्लेषण किया। थोड़ा सा पिक्चर में क्लैरिटी दीजिए आप। ब्रजेश जी, 113 सीट का चुनाव हुआ है। धन्यवाद मनीष जी का, उन्होंने 1-2 सीट तो घटाई। अनिल दुबे जी ने तो एकदम से 19 की 100 पार कर दी। लेकिन जो हम लोगों का आकलन है वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को जो गठबंधन को जो सीट मिल रही हैं वो पहले दोनों चरण में 19 के मुकाबले 60 से ज्यादा सीट मिल रही है और उससे ज्यादा की संभावना है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका है। मैं 2 चीज आपको ब्रजेश जी बताना चाहूंगा। जैसे सहारनपुर है, सहारनपुर में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पास 4 सीट थी, 2 कांग्रेस के पास थी और एक सपा के पास थी। इस बार उल्टी स्थिति है, 4 पर गठबंधन मजबूत है, 3 सीट पर तिकोना मुकाबला है जिसमें बसपा और भाजपा भी 1 या 2 सीट जीत सकती है, 3 सीट भी हो सकती है। यही बिजनौर की स्थिति है। बिजनौर में 8 सीट थी, 5 सीट पर भाजपा थी, 3 पर समाजवादी पार्टी थी। इस बार बिल्कुल उल्टा है, 5 की स्थिति हो सकती है, 6 भी हो सकती है। ब्रजेश जी, मैं कल आकलन कर रहा था जैसे राजेंद्र जी ने करा है, बिल्कुल मैं अपने मुजफ्फरनगर शहर का आकलन कर रहा था। जो हिंदू वार्ड हैं, हमने बूथ वाइज 359 वार्ड मेरे शहर में हैं और मैंने उन 359 वार्ड की एक वार्ड की और 2017 के चुनाव से मुकाबला किया तो बहुत सारे बूथ ऐसे रहे जहां भारतीय जनता पार्टी को जितनी पिछली बार वोट मिली थी उस हिंदू वार्ड में, उस हिंदू बूथ पर उतनी वोट इस बार पड़ी भी नहीं है, जिसका निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है जी। कुछ चीज भाजपा के हित में रही है ब्रजेश जी, कुछ नुकसान में रही है। करेक्ट है सर, मेरे पास थोड़ा वक्त का अभाव है। वीरेंद्र जी भी हमें जुड़ चुके हैं, मैं राजेंद्र जी को भी आमंत्रित करता हूं। राजेंद्र जी, जो ऑब्जर्वेशन अभी प्रस्तुत किया अनिल जी ने, और इन्होंने बताया कि जो शहरों में वोट पड़े थे पिछली बार बीजेपी को, उतने वोट भी इस बार कास्ट नहीं हुए। निश्चित रूप से वही तो मैं पहले कहा कि अब की बार कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं था, रिएक्शन था और नाराजगी थी, इसलिए भाजपा के जो भी समर्थक थे, बूथ मैनेजमेंट जो उनका था वो उतना एग्रेसिव होकर नहीं, लेकिन दूसरी तरफ
बहुत एग्रेसिवली जो है बूथ मैनेजमेंट था। तो परसेंटेज दूसरी तरफ जो सत्ता विरोधी है वो ज़्यादा स्ट्रांग था बूथ पर, ये भी देखा गया। तीसरा जो हमें अपना मानता हूँ कि एक तो बीजेपी का और दूसरा बीएसपी का भी एक को वोट डालने नहीं गया, वो नाराज था क्योंकि हमने कई बूथों पर देखा। मतलब वोट नहीं डाला उसने, वोट नहीं डाला, हाँ नाराज थे उस बात को लेकर के कि भाई अच्छा वो बीएसपी का जो कोर वो था वो चाह रहा था कि 2007 की तरह मायावती जी एग्रेसिव होके उस समीकरण की बात जो होती उस तरफ से उनको आना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं आ रही थी, तो उसको लेकर उनमें नाराजगी थी। मैं आपको सीधे ले चलता हूं इटावा। वीरेंद्र सिंह जी इस वक्त हमारे साथ इटावा से मौजूद हैं, आजकल वो फील्ड में निकले हुए हैं, चुनाव के माहौल का जायजा ले रहे हैं। वीरेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका, क्या माहौल चल रहा है? अब तो आप तीसरे फेज में इस वक्त भ्रमण कर रहे हैं और देखिए हम लोग दूसरे फेज की चर्चा कर रहे हैं, तो एक तो दूसरे फेज का आपका एनालिसिस और तीसरे फेज में आप इस वक्त तीसरे फेज के कैपिटल इटावा में मौजूद हैं, क्या है माहौल? देखिए जो 2 चरण गुजरे उसमें स्वाभाविक रूप से लोग मान रहे हैं कि गठबंधन ने मजबूत स्थिति बनाई है अपनी, समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी का जो गठबंधन है, और खास तौर से जो 55 सीटों का दूसरा फेज गुजरा। लेकिन अब आज हम जब इटावा में हैं और इटावा यादव परिवार का गढ़ माना जाता है, समाजवादी गढ़ माना जाता है, और शिवपाल सिंह यादव, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव सबका ये प्रभाव का इलाका है। जसवंत नगर से शिवपाल यादव लड़ रहे हैं और बगल की सीट से कराल से अखिलेश यादव, तो स्वाभाविक है कि इसका असर करीब 40 सीटों पर है, और ये इसमें करीब 8 जिले आते हैं। ब्रजेश जी, ये जो सफाई आप इसको कह लीजिए कि इस समय समाजवादी पार्टी की जो पॉलिटिक्स है उसका सेंटर बन गया है ये तीसरे फेज में, और ये चित्रकूट तक छूता है ये इलाका। तो ये बहुत बड़ा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और ये जो यादव पट्टी बेल्ट आप कह सकते हैं, इस बेल्ट में ये तय हो जाएगा कि अब समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी या भाजपा, क्योंकि 103 सीटों का इलेक्शन तो हो चुका है, उसकी बहुत कुछ स्थितियां लोगों के सामने हैं। अब ये तीसरा फेज ये तय करेगा कि बढ़त किस ओर जा रही है, और यहीं से स्पष्ट हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि हम इस समय जहां खड़े हैं ये शिवपाल सिंह यादव का आवास है। पूरे दिन हम आज उनके साथ रहे, और अभी वो कहाँ है शिवपाल जी? उनको बुलाया जाए। दाहिने हाथ पे ये घर है, अगर शिवपाल जी आसपास हो तो उनको बुलाइए आप। शिवपाल जी इस समय अपने घर में अभी पहुंचे हैं, चुनाव प्रचार समाप्त करके। वो अपने समर्थकों के साथ अंदर एक मीटिंग कर रहे हैं। तो दिन भर प्रचार के बाद स्वाभाविक रूप से जब लोग घर पहुंचते हैं तो लोग इकट्ठा रहते हैं। आप कैसा माहौल देख रहे हैं उधर, क्या चल रहा है तीसरे फेज में? गर्मी, ब्रजेश जी, ये गर्मी चर्बी ये सब यहाँ कुछ नहीं है। ये हिंदू मुसलमान यहाँ पर इसका भी कोई हवा नहीं दिखती है। आज जो सभाओं में बात आ रही थी कि भाई खाद के लिए लाइन लगाना पड़ा, लाठियां चल गई, लोग परेशान हुए, नौकरियों के लिए ऐलान हो रहा है कि हम गांव में एक एक परिवार को एक एक नौकरी देंगे, स्नातक जो बच्चे और लड़के पास करेंगे उनको 5 लाख रुपया दिया जाएगा। इस तरह से चुनावी मंचों से नेता प्रचार कर रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव अपने चुनाव में ये मुद्दे उठा रहे थे आज। तो इसका प्रभाव क्या जनता में आप देखते हैं? 6वीं बार वो देखिए, प्रभाव सत्ता में जो आदमी रहता है उसको अपनी उपलब्धियां बतानी पड़ती हैं, सत्ता के जो नुकसान होते हैं उसको जनता जानती है। इस प्रदेश में कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, बेरोजगारी, महंगाई ये हमेशा से मुद्दा रहा। नौजवान घूम रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं, खेती किसानी में कुछ है नहीं, तो आदमी क्या करेगा? वो अपनी मनपसंद सरकार चुनने के लिए बैठा है। और सेंट्रल यूपी का ये जो इलाका है ब्रजेश जी, 8 जिले जो हैं जी, इसमें ये जो आप कासगंज से लेके फर्रुखाबाद से लेके एटा, इटावा, हाँ, और पूरा बुंदेलखंड, फिरोजाबाद, कानपुर देहात, ये सब जो ये पूरा बुंदेलखंड ये बताता है कि इस बार वोटिंग बम्पर होगी और लोगों ने तय कर रखा है। देखिए, हमारे यहाँ जनता भी कुछ ऐसी है कि कहते हैं कि जब लड़ाई लड़नी होती, संघर्ष करना होता है, हक की लड़ाई जब आदमी लड़ता है कोई नेता, तो वो अकेला होता है, और सैलाब तो जीतने के बाद आता है।
जी तो वीरेन ये जी, सैलाब भी आएगा, लेकिन जब सरकार की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तब। जी बहरहाल जो हुकूमत है वो कैसे हुकूमतें काम करती हैं उस पर 4 लाइन सुनिएगा जी। कि तुम्हारी आदत कहें या कहें लाचारी है, और शायद तुम्हें झूठ बोलने की बीमारी है। हुकूमत के नशे में कुछ दिखता ही नहीं, ये सियासत की फितरत में लूटमारी है, और है चुनाव का मौसम तो नजर आए हैं, और नेताजी की बातों में तो सिर्फ मक्कारी है, और शिकायत करते तुम्हारी बेकारी का, मगर तुम्हें चुनने की भी गलती तो हमारी है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पैनल में उपस्थित सभी मेहमानों का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने अपने अपने बहुमूल्य विचार आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत किए। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। कृपया, कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैला हुआ है, आप अपना ध्यान रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ज़रूर अपनाएं, और बेहद ज़रूरी होने पर ही घरों से निकलें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।